नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कायती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा दादा। आज का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है एट द सेम टाइम। हमने देखा 2024 के आसपास में नीट के पेपर्स लीक हुए थे, उस पे बहुत कलेश फैला था। राइट्स हुए, बच्चे सड़कों पे उतर आए, बहुत लोगों ने उन्हें उतारने की भी कोशिश की। देन अभी फिर कुछ समय पहले दोबारा नीट के साथ वही प्रॉब्लम हुई। और फिर अब सीबीएसई का कुछ एक फायरिंग्स हुई हैं, कुछ लोग का ट्रांसफर कर दिया गया है, कुछ लोगों को नया लाया गया है। बट व्हाट इज मिसिंग इज अ बिगर स्टोरी कि ये तो जैसे बुखार है, पर बुखार क्यों है ये कोई नहीं एसेस कर रहा है। It is not just limited to the education ministry. That's something I would like to put it right in the front. Education ministry is a tool, but there's a bigger picture going happening in behind. Dada, a very warm welcome on the show. Over to you. आपको मेरा अभिनंदन। बचपन में एक छोटा सा श्लोक सुना था जिसका एक भाग जो है आजकल काफी एक मजाक की तरह बन गया है, लेकिन मैं वो श्लोक फिर से बोलता हूँ। अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम लवणेन भोज्यम और न्यायेन राज्यम। ये पूरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। अंगेना गात्रम अर्थात बिना अंगों के, यानी हाथ पैर वगैरह, उसके बिना गात्र यानी कि देह नहीं होता। दूसरा है नयनेन वक्त्रम, यानी आंखों के बिना फेस, ये मुख नहीं होता। लवणेन भोज्यम, यानी नमक के बिना भोजन नहीं होता। वैसे ही, ठीक वैसे ही न्यायेन राज्यम, यानी बिना न्याय के, बिना जस्टिस के राज्य नहीं होता, अर्थात स्टेट नहीं होता, सरकार नहीं होती। तो ये जो तत्व है, ये हमारे कह सकते हैं कि महाजनपद पीरियड जो है उस समय से चला आ रहा है। इसका पालन सभी प्रतिष्ठित सरकारों ने किया है। अब इस वक्त भारतवर्ष में हम कुछ मैं कहूँगा चैलेंजेस नजर आ रही हैं, कुछ चुनौतियां हैं। उसमें से सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है एजुकेशन, और दूसरा है स्वास्थ्य व्यवस्था। तीसरी चुनौती जो उभर के सामने आई है उसको कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसको फोर्स मजोर कहते हैं, यानी कि युद्ध की स्थिति, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण तेल और ऊर्जा के स्रोतों में आघात पहुंचा है। लेकिन मैं आज हम सबका ध्यान एजुकेशन यानी शिक्षा व्यवस्था पे केंद्रित करूंगा और बताऊंगा कि ये शिक्षा व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत सोची समझी गहरी चाल है जिसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ऊपर ऊपर इसको एनालाइज करें, इसका विश्लेषण करें, तो क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि शिक्षा व्यवस्था में आए दिन घोटाले सुनने को मिलते हैं। कैसे घोटाले? जैसे बच्चों के क्लास 10th या 12th के एग्जाम शीट्स में, पर्टिकुलरली सीबीएसई पर दूसरे राज्य बोर्डों में भी मार्कशीट पे भरे हुए सवाल, बहुत अराजकता उसमें है, और जिसका कि डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट ये बच्चों के करियर पे, उनके फ्यूचर पे, उनके मानसिक अवस्था पे, इन सब पे पड़ता है। ठीक है। दूसरा, हमें नजर आ रहा है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे नीट हो गया मेडिकल के लिए, या फिर जेई हो गया इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, सिस्टम ये है कि जैसे नीट का ले लेते हैं, 22 लाख बच्चे उसको हर साल नीट की परीक्षा देते हैं। उसमें से लगभग आधे 11 लाख उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास। उसमें से फिर काउंसलिंग होता है निजी कॉलेज और सरकारी कॉलेज दोनों में, और फिर इस वक्त 1,69,000 बच्चे एडमिट होते हैं। तो आप लोग को ही सोच लीजिए कि कंपटीशन कितना इंटेंस है। और चाहे कुछ भी फीस हो, डॉक्टर बनने के लिए लोग बहुत भारी मात्रा में धन निवेश करने को राजी हैं। सिमिलरली अगर हम देखें जेई, अब जेई में उत्तीर्ण भी कई लोग होते हैं, और हमारे पास एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, फिर निजी कॉलेजेस हैं कई सारे, हजारों, इनफैक्ट हजारों की संख्या में। तो उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा है। लगभग 12 लाख
इंजीनियरिंग के छात्र एडमिटेड होते हैं हर साल। लेकिन हर चीज का नींव जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में है, जहां पे बोर्ड काम करते हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, जो शायद सबसे बड़ा बोर्ड अपने आप में, फिर कई राज्यों के बोर्ड हैं, ठीक है। और यही लोग हैं वो जो परीक्षाओं का एडमिनिस्ट्रेशन, मार्क्स की चेकिंग, मार्कशीट प्रिपरेशन, सर्टिफिकेशन, सब कुछ इनके जिम्मे है। अब दिक्कत ये है कि ये जो व्यवस्था है वो अनरिफॉर्म्ड है, उसकी मार्जना कभी हुई नहीं। कब से? जब से अंग्रेज भारत छोड़ के गए हैं तब से। एक हद तक आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स वगैरह आ गए, एक हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज हुआ है, नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, नया कंटेंट ऐड हुआ है, लेकिन ढांचा जो है वही है, और ये ढांचा चरमराया हुआ है। आप सबको पता है कि हम लोग सब धर्मेंद्र प्रधान पे खिंचे हुए हैं, जो माता पिता हैं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक नई पद्धति उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे सीबीएसई में जो पहले टीसीएस, जो टाटा का एक आईटी कंपनी उनके पास था, उसमें से लगभग पूरा हटा के मणिपाल ग्रुप के एक कंपनी को दे दिया गया। मणिपाल ग्रुप शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा निजी ग्रुप है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसकी मान्यता अच्छी है, रेपुटेशन भी अच्छा है। तो उनकी एक कंपनी जो मार्क्स चेकिंग, मार्क्स इवैल्यूएशन है, उसके लिए क्या है सिस्टम अभी कि मार्कशीट का स्कैन करके उसको अपलोड किया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर अगर रीचेकिंग है, आप खुद देख सकते हैं, विद्यार्थी या प्रार्थी आप देख सकते हैं कि कैसे मार्किंग हुआ है, किस पे क्या मार्क्स मिला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक इसको उसको मतलब सबके सामने उजागर करने के लिए किया गया था, लेकिन ये पूरा फेलियर है सिस्टम। और आए दिन आपको ये भी सुनने को मिलता है कि क्या बोलते हैं, जो परीक्षा पत्र है, जो क्वेश्चंस हैं, वो लीक कर दिए गए। तो ऐसी स्थिति में, और फिर कल या परसों की बात है गायत्री जी की, हमें सुनने को मिला कि 1 लाख से ज्यादा अटैक्स हुए, साइबर अटैक्स सीबीएसई के उस पे, सिस्टम पे। तो ऐसी स्थिति में एक बात साफ है कि ये व्यवस्था जो है ना, इस पे आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा के सीबीएसई के चेयरमैन या सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको हटा के तबादला करके आप इस सिस्टम को बदल नहीं सकते हो। ये व्यक्ति विशेष दिक्कत नहीं है, ये व्यक्ति विशेष समस्या नहीं है, इसका मूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मूल चूल इसका मार्जना, इसकी मार्जना करनी पड़ेगी, जो आज तक हुआ नहीं है। एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्घाटन किया गया आज से 3 साल पहले, जिसके टेक्स्ट बुक्स अभी थोड़े थोड़े निकल के आने लगे हैं। मेरे 2-3 व्यवसाय में से एक ये भी है, शिक्षा में भी हम उसमें भी हम काम करते हैं। तो उसमें हमें पता है कि क्लास 9 का फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक है सीबीएसई का, वो जस्ट 2 ही हफ्ते हुए निकला है, लेकिन क्लासेस तो 2 महीने से चल रही है। तो ये स्थिति है। तो यहां पे एक है लॉजिस्टिक्स, एक है उसका क्या बोलते हैं, लास्ट माइल तक डिस्ट्रीब्यूशन, एक है उसका सोर्स यानी कि पब्लिशिंग। ये सारी चीजों को एजुकेशन व्यवस्था से जोड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको एक अच्छी पद्धति, एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है, जो इस वक्त साफ नजर आता है नहीं है, या उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसके चलते आए दिन लोग फॉल्स सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक भी होता है, मार्कशीट्स में भारी गड़बड़ी होती है, किसका एक्स्ट्रा आंसर शीट किसके आंसर शीट के साथ जुड़ गया है वो किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो है ना, सबको सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉलिसी के स्तर पे सोचें कि हमें इस राष्ट्र को करना क्या पड़ेगा, तो फिर मुद्दा काफी साफ हो जाता है। आपको सबसे पहले एक जीरो लाइनिंग करना पड़ेगा। जब हम किसी व्यवसाय को सुधारते हैं तो उसको हम जीरो बेस अकाउंटिंग पे ले जाते हैं। उसी तरीके से जीरो बेस का मतलब है सब कुछ साफ, एकदम नए सिरे से आप फिर उसको स्तर बदर उसको आप सुधारते, उसको बदलते। तो नया ढांचा लाने से पहले एग्जिस्टिंग ढांचे को
हटाना पड़ेगा। ट्रांजिशन के लिए एक ट्रांजिशन प्लान होना चाहिए, उसके लिए एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, लेकिन नया ढांचा पहले तैयार होना चाहिए। नया ढांचा तैयार करके फिर आप सबको उसमें पिरो सकते हो। बिना नए ढांचे के यहाँ पे पैबंद लगा दिया, वहां पे पैबंद लगा दिया, उससे बात अब बनने वाली नहीं है। भारत वर्ष में जो शिक्षा, सांस्थानिक शिक्षा व्यवस्था है, वो टूट चुकी है। आज मुझे इतना अवश्य कहना पड़ेगा, और ये किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, ये किसी नेता के बस की बात नहीं है। ये तभी होगा जब मूल चूल परिवर्तन हम लाएंगे। अब वो वक्त आ गया है। जैसे आर्थिक संकट आया था 1991 में, फिर से 2008-2009 में, वैसे ही इस वक्त एक शैक्षणिक संकट है, आपातकाल है देश पे, मेरे हिसाब से। और इसके लाभार्थी कौन रहे हैं? जब आपका शिक्षा व्यवस्था जो सरकार चलाती है वो काम नहीं करती ठीक से, तो निजी क्षेत्र के लोग उसका लाभ उठाते हैं। जिनके पास काला धन है वो नए इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं और बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बच्चों और उनके माता पिताओं को लूटते हैं। वो सब भी चल रहा है, वो भी दुर्नीति चल रही है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में है, लेकिन दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, हर जगह। अब मैं ये जो कहने वाला हूं वो, एक तो मैंने कह दिया कि मूलचूल परिवर्तन की बात, लेकिन मुझे, चूंकि मैं एक भू राजनैतिक विश्लेषक, ऑब्जर्वर हूं, तो मैं हर चीज को उसी दृष्टि से देखता हूं। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये सारी चीजें संकेत दे रही कि बहुत बड़ा आपातकाल भारतवर्ष पे आने वाला है और हमें इसमें चेतना ही पड़ेगा। तो मैं आपातकाल समझाता हूं क्या है। कुछ मुझे बिंदुएं हैं, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। मैं उनको जोड़कर आपको बताऊंगा, जॉइनिंग द डॉट्स, कि एक्चुअली मुझे क्या नजर आता है। देखिए, एक स्तर पे आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त नौकरी मिलना, जो अभी उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं विश्वविद्यालयों से, उनके लिए उतना आसान नहीं है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी ले लेते हैं, उसमें से 35 to 40% लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। अगर हम बाकी सारे विश्वविद्यालय की जो डिग्रीज है सब कुछ जोड़ दें, तो वही नंबर 50 के आसपास पहुंच जाता है। नौकरी मिल जाती हैं, 1-2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, मिलती हैं, या फिर कोई व्यवसाय कर लेता है। लेकिन औसत जो अभी लोग अपने जीवन का 20-21 साल देके शिक्षा समाप्त कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिलने में दिक्कत है। तो ये एक एंग्स्ट है, क्योंकि जो पहले होता था ना, मेरे जमाने में या मेरे पिता के जमाने में, माता के जमाने में, कि आपने उत्तीर्ण कर लिया, अच्छे नंबर आ गए, आप एक होनहार व्यक्ति हो, आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया, नौकरी लग गई, आप फिर उसमें 30 साल तक लगे रहे, 40 साल तक लगे रहे। वो स्थिति समाप्त हो रहा है दुनिया में। एआई के आगमन से एक चीज तो तय है, एआई एंड ऑटोमेशन, लेट्स नॉट कॉल इट एआई, ऑटोमेशन का ही एक नए ऑटोमेशन का दौर है, कि जो ह्यूमन एजेंट है उनको रिप्लेस करके मशीन एजेंट्स आ रहे हैं। तो काम जो है कई स्तरों पे समाप्त हो, वो रोज समाप्त हो रहे हैं। और अभी इंस्टेड ऑफ लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, सारे जीवन के लिए आपको नौकरी नहीं मिलता, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपने एक समाप्त किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जितना आपका स्किल लेवल हाई होगा किसी एक क्षेत्र में, एक या दो क्षेत्र में, उतने आपको ऐसे प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो ये फ्रीलांसिंग और टेम्पररी जॉब्स का जमाना आ रहा है। जेन जी के बच्चे, उनको अच्छी तरह ये पता भी है। उनका क्या कहते हैं, जो भी उनका विरक्ति है, वो उस बात से नहीं है, क्योंकि ये उनको ऑलरेडी पता है। उनके माता पिता अभी भी अपना वो उस पे निबद्ध है, उनकी दृष्टि की मेरा बेटा तो एक कहीं पे घुसेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और ये लोग ये चलते रहेंगे, सारी जिंदगी सेट है सब कुछ। लेकिन वो जमाना ही खत्म हो गया। लोगों को अभी तक उसका आभास नहीं हुआ, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। तो ये विरक्ति दूसरा है। ये विरक्ति ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता हमेशा। अगर आप स्किल्स ढूंढने जाओ, उसके प्रशिक्षण केंद्र, अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र यानी कि सर्टिफाइड जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, बहुत कम है इस देश में। आईटीआई की एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था एकदम चरमरा गई, वो बहुत बुरे दशा में है। आईआईटीज हमने बना लिए, लेकिन आईटीआईज नहीं बनाए। यानी स्किल्स ट्रेनिंग, तकनीकी स्किल्स ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ठीक है, तो ये उनका एक बहुत बड़ा विरक्ति का कारण है।
शिक्षा के बाद नौकरी या व्यवसाय में न घुस पाना एक विरक्ति का कारण है। रिलेशनशिप्स में जो ऐसा हमने एक क्या कहते हैं, जुडिशियल तंत्र बनाया है, एक कानूनी तंत्र बनाया है, जिसमें भारी मात्रा में हम कह सकते हैं कि जो नवयुवक युवतियां हैं वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, क्योंकि अगर गड़बड़ा गई तो इतने उसके दंड मिलते हैं, लोग उसमें घबराते हैं। उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। तो देखें, इनको चारों तरफ से इनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। मेरे युवा काल में हमारे प्रॉब्लम्स अलग थे, इनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके वो तो है ही इनके साथ, उसके साथ ये सब और जुड़ गई हैं। तो इस स्थिति में क्या निकल के आता है, ये जो फॉल्ट लाइंस होते हैं ना, ये तैयार किए जाते हैं। ये जो एक दिमाग के ऊपर प्रेशर, आज तो एकदम इंस्टेंट न्यूज और इंस्टेंट इवेंट का जमाना है ना, तो दिमाग पे प्रेशर डालना बहुत आसान है किसी के लिए, अगर वो एक सोचे समझे सुनियोजित ढंग से कुछ करे। तो इनके दिमाग पे प्रेशर डाला जाता है कि आपका जीवन व्यर्थ है, उसके लिए समाज दोषी है, उसके लिए सरकार दोषी है। ये अनादिकाल से होता आया है। जो भी किसी तंत्र को हिलाना चाहता है वो ऐसे ही युवकों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो आज के युवाओं को अभी देखिए, एक अमेरिका ट्रेंड व्यक्ति, दिप्के नाम है शायद उसका, उसने एक हास्य व्यंग का एक कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फिर पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पे कसीदा भी है दूसरे तरह से, पर वो जो वास्तव के कुछ दिक्कतों के वेक्टर्स हैं उसको पकड़ती है। ठीक है, उसको पकड़ती है। हो सकता है कि उसमें 50% बॉट्स हो, पाकिस्तानी बॉट्स हो, कहीं के भी बॉट्स हो, लेकिन देखें, एक उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। एक केंद्र बन जाता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है, उसके इर्द गिर्द चीजें फिर मंडराने लगती है। इससे मुझे शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आता। मुझे इससे ध्रुव राठी जैसे करते हैं, उनके पास तो मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उससे वोट में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इससे भारतवर्ष के कानून व्यवस्था पे आगे चल के असर पड़ेगा। एजिटेशंस आएंगी, लोगों को एकत्र किया जाएगा, आंदोलन होंगे, उसको करना आसान हो जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म जब निकल के आते हैं। जो हमने आम आदमी पार्टी जब अपने तुंग पे था तब हमने ये देखा था, और पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। आजकल लोग भूल गए, इतिहास पढ़ते नहीं है। हर बार यही होता है कि एक सरकार या तंत्र आती है, वो छाई रहती है पूरे देश पे, 5, 10, 15 साल बीत जाते हैं, तो जो फायदे लोगों को मिले हैं वो हम कभी याद नहीं रखते, हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो फायदे को भुला के प्रॉब्लम्स को देखना, उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। उस समय जो विदेशी ताकतें हैं, देखिए भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। विदेशी ताकतें जो हैं वो इसी पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कि कब देश में नया फॉल्ट लाइन निकले, उसको इस्तेमाल करके हम इसको थोड़ा सा विकसित कर दें, इस देश को अपने प्रगति के राह पे थोड़ा सा उसको विचलित कर दें, हिला दें। उससे इसका प्रगति थोड़ा सा स्थगित हो जाएगा, और फिर स्थगित प्रगति से वो फिर भी अपना जो लीड है वो कायम रख पाएंगे। तो इस वक्त जो शिक्षा व्यवस्था में आपको नजर आ रहा है, आपको लगता नहीं है कुछ अति हो रही है, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था तो मैंने खुद ही कहा ना, वो टूट चुका है, लेकिन उसमें ये जो टूटने के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन तो है, पद्धतियां तो हैं, लोग तो हैं, लाखों लोग काम भी करते हैं उसमें, है ना, फिर भी ये क्यों हो रहा है? इसका फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ता जा रहा है? फ्रीक्वेंसी कब बढ़ा आप उसको भी नोट करें। जैसे जैसे ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके आसपास ये बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही वो चुनाव समाप्त हुए और अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको एडवांटेज मिला, 3 स्टेट्स में एडवांटेज मिला, तो उसके बाद ये तेजी पकड़ती है, तीव्र हो जाता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरा ध्यान गहरे राज्य पे जाता है, उनके जो एक्शंस होते हैं मैं उन्हें देखता हूं। मैं सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, आप स्वास्थ्य व्यवस्था में भी देखिए बहुत अराजकता हो रही है, मतलब इंसिडेंट रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। क्राइम का जो लेवल होता है ना हर समाज में, हमेशा किसी भी समाज कितना भी वो चाहे सुरक्षित हो, 4-5%
इंसिडेंट्स होते हैं, 4-5% पॉपुलेशन क्रिमिनल टाइप का होता है, और वो फिर लेकिन उनके क्राइम में या उनके अस्थिर कार्यों में कभी कभी वो ऊपर जाता है, छलांग लगाती है, कभी नीचे आती है। जब भी छलांग लगता है आप देखेंगे वो वही दौर होता है जब केंद्रीय या राज्य जो सरकार है उसका जोर पूरी तरह से चल नहीं रहा है या उसको चलाने नहीं दिया जा रहा है। और ये हमेशा भारतवर्ष के केस में ही सिर्फ नहीं, दूसरे देशों में भी हमेशा कहीं ना कहीं जो वैश्विक व्यवस्था है, जिसको एक गहरा राज्य, डीप स्टेट, नेपथ्य राज्य, कोई भी नाम दे दो, वो चलाती है। वो मीडिया भी कंट्रोल करती है, वो पैसे का स्रोत भी है जो गैर कानूनी ब्लैक पैसा है जिससे ये सब कार्य होते हैं। वो नए नए ऑर्गेनाइजेशंस को एनजीओ द्वारा सपोर्ट भी करते हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, हर देश में। मैं फिर से कह रहा हूं, तो इस वक्त क्या है, हम विश्व में देख रहे हैं कि जो अमेरिकी युक्त राष्ट्र है उसकी कोशिश है अपना वर्चस्व बनाए रखने का। उसने इतना कर्ज ले लिया है अपने ही करेंसी में कि वो थोड़ा सा साइकिल करना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। तो वो यही कोशिश करेगी जो दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें स्थान पे देश हैं वो आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्थानिक रूप से, इंस्टीट्यूशनली वीक हो जाए। मार्को रूबियो आए, वो आके उनकी जो कठपुतली थी, जो जमाती जिहादी बांग्लादेश से चलाते थे, एक बहुत ही खतरनाक कठपुतली, वो पश्चिम बंगाल से हट गई। लोगों ने कभी भी भारतवर्ष के पूर्व में ध्यान ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं, पूर्व जो है वो सबसे स्ट्रेटेजिक है भारतवर्ष के लिए। सिर्फ हमारा आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, सिर्फ क्रिएटिविटी का केंद्र ही नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा देश के बाकी भाग से जोड़ती है। तो उसमें हमेशा डीप स्टेट का दबाव बना रहा है। और उनका दबाव, आप ये सोचते हैं कि अमेरिकी लोग तो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो कैपिटलिस्ट होंगे, लेकिन दूसरे देशों में वो जहां पे हो सके कैपिटलिज्म, जहां पे हो सके कम्युनल दल, जहां पे हो सके मार्क्सवाद, कुछ भी इस्तेमाल करके उनको डिस्टेबलाइज रखते हैं। तो पश्चिम बंगाल वो पिवट, वो फलक्रम राज्य था भारतवर्ष का, जिसको अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो भारतवर्ष पर, भारतवर्ष की अस्मिता पर, भारतवर्ष के दिशा पर, भारतवर्ष के सार्वभौमित्व पर एक तरह से उनका कब्जा रहेगा। वो कब्जा टूट गया। टूटने के बाद आप देख रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में तो जो विपक्ष के दल हैं वो बोल ही रहे हैं कि अराजकता हो गई है, डेमोक्रेसी का खून किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, जो ऑपोजिशन वालों से यही उम्मीद है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इतना ज्यादा तनाव, इतना क्या बोलते हैं, बिखराव, टूटाव, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला था एक साथ पूरे भारतवर्ष में। स्वास्थ्य व्यवस्था पे इतने सारे सवाल, दवाइयों पे इतने सारे सवाल, वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं वापस आपको ले चलता हूं कि जो जेनजी है, जेन अल्फा है, उनके जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वातावरण में हो रहा है। अगर उनको ये समझा दिया जाए कि आपके देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इसीलिए आपके ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपके प्रॉब्लम्स कौन से हैं? देखिए, हमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, यही है ना आपके प्रॉब्लम्स। हाँ, यही तो है। अच्छा, अब देखिए इसका कारण ये है। इंसान ऐसा है कि कारण ये हो ना हो, कोरिलेशन नहीं ढूंढता है, उसको एक चीज चाहिए जिसको वो ब्लेम कर सके। ये हमारा नेचुरल साइकोलॉजी। तो फिर उस कारण के साथ, तथाकथित कारण के साथ उसको जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इनके दिमाग में अगर ये घुसाया जाए कि भारतवर्ष का गणतंत्र खतरे में है, उसका गणराज्य ढांचा खतरे में है, और उसी वजह से आप लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तेल के भाव बढ़ते हैं या उसकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं होती है, खाने के प्राइसेस में वृद्धि आती है, हर चीज को फिर आप उसी दिशा में जाके ब्लेम कर सकते हो। आप एक आपातकाल का मानस, उसकी रचना करते हो। आपातकाल का मानस, इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द माइंड। तो ये अभी चल रहा है मेरे हिसाब से।
तो इसको, इस चुनौती को, ये बोलना बहुत आसान है कि ये चुनौती है और डीप स्टेट कर रही है। मैंने आप लोगों को इंगित दिया है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वक्त इसको सुन रहे हैं या आगे चल के सुनेंगे, वो दर्शक, उनमें से मेरा विश्वास है 80% मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, वो एग्री करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। लेकिन तो क्या, अब अगर हम इस डीप स्टेट को ब्लेम करें और बैठे रहें तो फिर तो नहीं चलेगा ना। हम लोगों को कुछ अपने तौर से भी करना पड़ेगा और कुछ चीजें सरकार को अवश्य करनी पड़ेंगी। इसमें जिम्मेदारी ज्यादा सरकार की इसलिए आती है क्योंकि पॉलिसी जो है वो जनता तय नहीं करती है, जनता रिस्पॉन्ड करती है, जनता अपने चैलेंजेस बताती है, सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ता है, सरकार को परिवर्तन लाना पड़ता है ढांचे में, पॉलिसी वगैरह। तो इस वक्त जो आवश्यकता है वो ये है कि एक शब्द है ओकैम्स रेजर। ओकैम्स रेजर कुछ नहीं है, इसका बहुत सिंपल अर्थ यही है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड या कई डायमेंशन वाले प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझाने का सबसे आसान तरीका ढूंढें, कॉम्प्लिकेट ना करें, कॉन्स्पिरेसीज ना सोचें। तो डीप स्टेट है तो है, हम क्या कर सकते हैं जिससे डीप स्टेट का हर बार विफल हो जाए? तो हमें यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस वक्त आवश्यकता है जेनजी के साथ संपर्क, उनकी बातें सुनना, उनको हंसी में नहीं उड़ा देना, ये नहीं कहना कि हाँ हाँ ये कॉकरोच पार्टी तो बकवास है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बकवास तो है, वो तो पता है, तो प्लेटफॉर्म तो फिर भी बन गया है ना। और ये एक प्लेटफॉर्म नहीं, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं रीजन्स में, राज्यों में, आप लोगों को पता नहीं है, कई प्लेटफॉर्म। जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो भारतवर्ष के मध्य में ही अपना सिर घुसा के बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं है कि बाकी राज्यों में क्या हो रहा है। जो भाषा आप बोलते नहीं है वहां पे क्या हो रहा है, उस संस्कृति में आपको पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे वेक्टर्स हैं जिसको खेला जा रहा है। कुछ धार्मिक हैं, कुछ आर्थिक हैं, कुछ रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड हैं, पर ऐसे फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उन सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं आश्वासन से कह रहा हूं कि सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। और ये जो संकटा, ये जो विपत्ति का एक मानस है, उसको तूल दिया जाएगा, आप लोग देख लेना। तो संपर्क एकमात्र उपाय है जिससे इसका खंडन किया जा सकता है। संपर्क कैसा? लोगों की दिक्कतों को समझे, उससे सहानुभूति रखें, उनको, उनकी दिक्कतों का क्या हल हो सकता है, हम सब मिलकर सोचें। शिक्षा व्यवस्था में मैं यही कहूंगा कि हमें एक्चुअली एजिटेशन करना चाहिए। और एजिटेशन का मतलब नहीं कि सड़क पर उतर के हम बसें जला दें, नहीं नहीं। एजिटेशन मतलब है जो भी नागरिक कमिटीज हैं, सिविक कमिटीज, वो अपने पौरसभा के जो पौर हैं यानी काउंसलर्स, या फिर जो लोकल एमएलए हैं, विधानसभा के लीडर्स, उनके पास जाएं और आवेदन दें कि आप इस मुद्दे पे साहब आप कुछ करिए। भारतवर्ष में केवल 8% ही सीबीएसई के छात्र हैं, ठीक है? बाकी सब जो 92% हैं वो तो राज्य बोर्ड के हैं। तो राज्यों में करने से कौन रोकता है? हर चीज तो राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं होगा ना, राज्य के स्तर पे भी हमें करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को अगर हम ओकैम्स रेजर से काट के सिंपल बनाएं और हर एक सिंपल प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करें तो वो हो सकता है। तो मैंने दो चीजें बताई, एक तो सुनना चालू करें, लोगों की बात सुने, हंसी में उड़ा मत दें, डोंट बी डिसमिसिव। जब तक आप बात सुनेंगे नहीं तो ये हल कैसे होगा? दूसरे हमारे शत्रु जीतते कब हैं? डीप स्टेट कब जीतती है? वो तब जीतती है जब डीप स्टेट हमको विघटन करने में सफल होता है। वही तो उनका उद्देश्य है ना, हमको बांट दे, बटोगे तो कटोगे। तो हम जितना हम यूनाइटेड रहेंगे, प्रॉब्लम में भी, सिर्फ सरकार की वाहवाही करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम में भी हमें इकट्ठा होके सॉल्व करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। हमारे पास प्रेशर के माध्यम हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो प्रेशर डालिए, हर एक मुद्दे को उठाएं। वो जो एक बच्चा है, वो कहां से है? रांची से है, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। उस बच्चे ने ऐसे हर चीज को फाइल बनाएं, उसको सरकार के पास पेश करें और प्रेशर डालें कि आपको इलेक्शन में जीतना है ना, आपको वोट चाहिए ना, अगली बार आना वोट मांगने, अगर ऐसा किया तो हम नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी दल हो। ये राष्ट्र हित में ही आप कर रहे होंगे। तो एजिटेशन नहीं,
आप एजर्शन करें, अपने अधिकारों का एजर्शन। तो एक ये काम करना पड़ेगा। सरकार, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं? नहीं, पर मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, क्योंकि विश्लेषक साधारण नहीं होता है। बुद्धि मेरे पास भी है, मेरा कर्मयोग और है। किसने कहा है कि मैं देश नहीं चला सकता? मैं देश चला सकता हूं, आप भी चला सकते हैं, हम में से बहुत लोग हैं जो चला सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त चला रहे हैं, उनकी आंखें भी खोलने की आवश्यकता है। ये जो हमारा यहाँ पे सिस्टम बन गया ना, या तो फिर कमेटी बन जाती है, या फिर लोगों का तबादला हो जाता है, या सस्पेंड हो जाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मूलचूल परिवर्तन का आग्रह, डिमांड करना पड़ेगा। मूलचूल परिवर्तन जब तक नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके बच्चे ऐसे ही गलत नंबर पाएंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका पूरा 1 साल 2 साल 3 साल करियर का बर्बाद होगा। मूलचूल परिवर्तन का डिमांड आप जब करें, तो सिर्फ ये राज्य बोर्ड और ये एजुकेशन व्यवस्था, ये तो सिर्फ विद्यालय स्तर पे है ना, स्कूली स्तर पे है। हमें इसका भी डिमांड करना चाहिए कि ये जो जमाना है, ये जेनजी की ही बात है, ये जो जमाना है वो स्किल्स का है। आप स्किल्स ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हो? आप इनोवेशन R&D के लिए क्या कर रहे हो? उसके पॉलिसीज क्या हैं? सिर्फ सब्सिडी ना बांटें बॉटम 20% को, R&D पे भी खर्चा करें। इंडिया का R&D एक्सपेंस पता है क्या है? सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। 0.67% ऑफ GDP, 0.67%। ये मजाक भी नहीं है, ये मजाक का भी मजाक है। तो ये सवाल हमको करने पड़ेंगे। देखिए, हमारा विपक्ष जो है वो एकदम गधा है, डफर है। या तो वो डीप स्टेट के इशारों पे नाचती है, या फिर वो अपने ही मतलब सिर्फ ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से, विपक्षता के लिए विपक्ष बनना, उस पद्धति पे चलती है। तो अब हमें ही सवाल करने पड़ेंगे ना, विपक्ष तो रहा नहीं है, तो हमें उचित सवाल करने पड़ेंगे और इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड नहीं बनना चाहता हूं जन आंदोलन का। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी आवश्यकता नहीं है। आपके ही मोहल्ले में सिविक बॉडीज होंगे, सरकारी नहीं, आपके खुद के, आपके कमेटीज होंगे, कल्चरल सोसाइटीज होंगे, क्लब्स होंगे। आप इकट्ठा होइए ना, एक बनाइए कैंपेन। आपके पास संगठन भी है। सिर्फ ताश खेलने में या बिलियर्ड्स खेल के या फिर हा हा ही करके मत समय व्यतीत करें। ये करें क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे पूरे देश के भविष्य का सवाल है। तो इस सब करने से क्या होगा? क्या गहरा राज्य हट जाएगा, डीप स्टेट हट जाएगी, नेपथ्य राज्य गायब हो जाएगा? नहीं, लेकिन वो विफल हो जाएगा। उसका ये सारा प्रकरण विफल हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि शुभेंदु अधिकारी जैसा कोई व्यक्ति आएगा और आके पूरे ढांचे को मूलचूल से परिवर्तन करना चालू करेगा। मार्को रूबियो क्यों आया था? इसलिए नहीं केवल कि टीएमसी आ रही है, उसने देखा जो आया है उस पर कोई इंफ्लुएंस ही नहीं चल रहा है, उसके पास जेनरेशनल वेल्थ है, वो करप्ट नहीं हो सकता, वो वही करेगा जो चाहिए, अपने ही स्वार्थ में करेगा, क्योंकि उसको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन आप उसको करप्ट नहीं कर सकते, आप उसको हिला नहीं सकते, वो अड़ेगा। इसलिए उनको अलार्म हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो वो संघ के अंदर से भी नहीं आता कि हम संघ में जो 2-3 लोगों को हमने तोड़ के रखा हुआ है, जी हाँ, संघ में भी ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी हम इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकते। ये तो करेगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हम लोगों को भी वैसा ही अडिग होना पड़ेगा। हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है उतना, लेकिन अगर हम संगठित होकर करें तो पॉसिबल। तो मैं यही मेरा तो आवेदन है सबसे कि आप लोग, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस उतना मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशंस पे फोकस करें और सॉल्यूशंस लेके सरकार के पास जाएं। डिफरेंट मोहल्ले के जो लोग हैं वो अपने अपने कमिटीज बनाएं, जो क्लब्स हैं वो इकट्ठा हों, वो इस मुद्दे को उठाएं और देश के लिए चारों तरफ एक चाइनीज वॉल जिसको कहते हैं वो बनाएं, जिसको भेद के ये लोग नहीं आ सकते, और उनको बता दिया जाए कि हिंदू इकट्ठा है। हिंदू कौन? भारतवर्ष में रहने वाला हिंदू। हिंदू इकट्ठा है, ये देश इकट्ठा है। आप लोग हमारा बाल बीमा का नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जो ये राजनैतिक युद्ध चलते रहते हैं उनको चलने दीजिए, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। उसका सक्सेस से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत असर नहीं पड़ता है, थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये जो चल रहा है ना, ये तो एकदम मूल है, ये बेसिक है, इसको हमें करना ही पड़ेगा अपने ही इंटरेस्ट में।
तो ये कहना कि अच्छा ओएसएम में ये दिक्कत है, वो इस सब में मत उलझिए। वो आदमी बेकार है, वो करप्ट है, वो इनकॉम्पिटेंट है, इससे भी इसका नहीं होने वाला है। मूल चूल परिवर्तन एकमात्र उपाय है, एक नया सिस्टम जो राष्ट्रीय हो। राज्य बोर्डों का मैं तो कहूंगा, अगर सोल्यूशन आप मुझसे मांगे, मैं कहूंगा राज्य बोर्डों की आवश्यकता क्या है? हमने भाषागत राज्य बना दिए, अब आप राज्य बोर्ड भी बनाएंगे। क्यों एक एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकता जो सब उसमें से गुजरे? एक होमोजेनस सिस्टम, हमारे मूल्य समान हो, हमारी शिक्षा समान हो, हमारे आंकने के तरीके समान हो, तभी तो जाके स्टैंडर्डाइज्ड एक शिक्षा व्यवस्था बनेगा ना। नहीं तो आप दूसरे देशों से कैसे लड़ोगे? इसको ट्रेन करोगे तभी आप उत्तीर्ण होगे कंपटीशन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये इतने सारे बोर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको इकट्ठा करें, उससे शायद कुछ पैसा भी बचे, क्योंकि आप जब कंसोलिडेट करते हो तो पैसा तो बचता है ना, वेस्ट कम होगा, और एक सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा सारे देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं? यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का वक्त आ गया, नहीं तो आप इसी में उलझे रहेंगे। अगले साल फिर होगा, उसके अगले साल फिर होगा, धर्मेंद्र प्रधान चला जाएगा, उसके बाद नरेंद्र कोई आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, जितेंद्र आ जाएगा, हाँ, धर्मेंद्र की जगह। क्या होगा उससे? ये बात मिनिस्टर्स का नहीं है, वो बदल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अन्नामलाई अगर सेंटर में जाते और शिक्षा मंत्री बन जाते जैसे लोग कह रहे हैं, हाँ वो एक सफल व्यवस्थक रहे हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा मंत्री के तौर पे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। आपका जब पॉलिसी ही सही नहीं है, आपका सिस्टम ही टूटा हुआ है, तो मंत्री बदल के क्या होगा? आपको सोचना पड़ेगा ना पहले। आपके पास सोचने का एक संगठन है, नीति आयोग, बहुत बढ़िया लोग हैं वहां पे, बढ़िया ब्रेन्स हैं, आप इस्तेमाल करें उनका। अब वो उनसे नहीं होता है तो मेरे पास आ जाइए, हमारे यहाँ पे दर्शकों में कई लोग हैं, उनके पास आ जाइए, हमारे जो और विश्लेषक हैं उनके पास जाइए, हम दे देंगे आपको बुद्धि, बहुत बुद्धि है हमारे पास। ये हमारा वो ममता बनर्जी वाला एरोगेंस नहीं बोल रहा है, घमंड नहीं बोल रहा है, वास्तव है भाई, यही तो काम करते हैं हम। विश्लेषण करना हमारा काम है। अगर मैं प्रोफेशनल हूं उसमें, तो मुझे आना चाहिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। This is a feedback from the ground. तो यस, जनता से ही जनता के दिक्कतों का, उलझनों का हल होगा। True. दादा एक चीज इसमें है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा बोर्ड्स को कंसोलिडेट कर दो या ये सब, जब भी नया सिलेबस आता है, ये मैंने खुद अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे देखा है, नॉट द कॉलेज स्कूल टाइम, जब भी नया कोई करिकुलम आने की कोशिश होती है, एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, नई चेंजेस की बात होती है, बुक्स आ जाती हैं। अगर सपोज एक नई बुक आ गई, मेरी बॉटनी में एक टीचर थी, मैं आज उनका नाम नहीं लूंगी, शी इज बीन वेरी काइंड टू मी, बट वो 15 साल से ऐसा, इससे भी मतलब इसका हाफ इतना छोटा वो 15 साल जो नोट्स उन्होंने बनाए, और वो पेजेस ऐसे फट रहे थे। तो एक दिन वो गई, वो पेजेस लैमिनेट करा के आ गई, पेचुला, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक पढ़ाती होंगी ना। हाँ, मुझे भी आता है, अभी तक आता है, कोई चेंज नहीं करना है उसको, गई लैमिनेट करा के आगे कि पेजेस फट ना जाए, क्योंकि वो पेजेस पीले होके 15-20 साल से वही चल रहा था। नाउ द थिंग इज दैट कि ये पता है क्या है, इसको मेटाफर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये वही है, मेटाफर है हमारे इस चरमराए टूटे हुए शिक्षा व्यवस्था का। वो येलो, पीली हुई, फटी हुई, वो क्या बोलते हैं, नोट्स, वही है ना। They are the biggest resistance time. आप देखिए कल अंजना तो वही मैं कह रहा हूं ना कि ये आप व्यक्ति विशेष पे जब तक केंद्रित रहेगा हमारा सुधार, तो सुधार नहीं होगा। हमें तो सिस्टम को ही एकदम शुरू से उसकी कल्पना करनी पड़ेगी कि क्या सिस्टम होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं वो एक मेरा ठोस मोटा सुझाव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह है, यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम लाएं। बोर्ड्स, इतने सारे बोर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। एक बिहार बोर्ड का बच्चा और एक कर्नाटका बोर्ड का बच्चा, सेम मार्क्स का मतलब सेम अटेनमेंट नहीं है। किसका कितना है मैं वो नहीं कह रहा हूं, बिकॉज अलग पद्धति है ना, हर एक बोर्ड का अपना एक मापदंड है, तो ऐसे कैसे चलेगा।
तो इसका मतलब आप 22 राज्य 22 सिस्टम्स में चल रहे हो इस देश को। किसी देश में नहीं है बाय द वे, ये भारतवर्ष का यूनिक है। क्यों? किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। हमारा पूरा जो ध्यान है वो उच्च शिक्षा पे निवेशित होता है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां है ना, ये जो बेस है वही अगर गलत है तो आप क्या उच्च शिक्षा दोगे? और आज उच्च शिक्षा का जमाना ही नहीं है। सब कह रहे हैं अभी 5 साल 10 साल में कॉलेज डिग्री खत्म हो जाएंगी, सिर्फ स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस होंगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो तो वो अलग चीज है, लेकिन रिसर्च पीएचडी वाले कम होते हैं ना, वो 1% 2% होते हैं। शिक्षा व्यवस्था में 98% लोग कोई व्यवसाय कुछ यूजफुल सीखने जाते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके, तो उस पर ध्यान नहीं है। तो इसीलिए ये मूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यालयी स्तर का शिक्षा, स्कूली शिक्षा, और उसके लिए आप एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म मार्किंग, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये जो चीजें वो लेके आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सिखा दो ना बच्चों को, वो सारी जिंदगी बाकी खुद सीखें। सब बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान नहीं होता है। वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता। औसत बुद्धि भी तो एक चीज होती है ना, तो औसत बुद्धि कम नहीं है लोगों में। और हमारे स्कूल सिस्टम जो आज के डेट में है ना, दे आर नॉट हेल्पिंग ग्रूम द किड्स एज पर देयर टैलेंट। नहीं देखिए, स्कूल सिस्टम वो है ना कि स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वो ऐसे वाकई में ज्यादातर जगह पे अच्छी तरह नहीं सिखाते, ताकि स्कूल के बाद आ जाना मेरे पास पढ़ने। ये होता है ना, आप ट्यूशन लेने जाते हो, मतलब स्कूल में भी पैसा भरे, उसके बाद ट्यूशन अलग अलग से ले। क्यों? क्या स्कूल में अपना ये 8 घंटा रगड़ाई करना काफी नहीं है बच्चों के लिए? बच्चे नहीं रहेंगे क्या? So this has become a mafia. I'll tell you, couple of हाँ, parents have और हमारे खुद के सोच में आप देखिए ना गायत्री जी, एक माता जी आई हमारे पास मेरे एक एजुकेशन सेंटर में, वो कहती हैं जो एजुकेशन सेंटर हेड थे कि मिस्टर घोष, आप ना मेरी बेटी को इतना प्रेशर दो कि उसको सांस लेने की फुर्सत ना मिले। अरे ये क्या बात हो गया? आप उसको तोड़ना चाहते हो, बनाना चाहते हो? ये बेसिक बुद्धि तक नहीं है। बुद्धि क्यों नहीं है? बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, ये समझ नहीं है। तो ये समझ हमको लाना पड़ेगा। और मैंने जो कहा कि ये मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, नहीं तो यही ऐसे ही चलता रहेगा। और एंड सिंप्लीफाई, आप हर चीज को हम लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? एक अजीब सा पगडंडी बना देते हैं, फिर उसको बोलते हैं अब इसको ऑटोमेट कर दो। नहीं, आप एक नया रास्ता बनाओ ना, फिर उसको देखो ऑटोमेशन करोगे क्या करोगे। पगडंडी बनाते जा रहे हैं हम लोग। तो ये वो बात है। और मेरे ख्याल से अगर कोई बड़ा फेलियर है इस सरकार का, तो वो यही है, जिसमें हर सरकार भारतवर्ष की विफल रही है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में ये सरकार भी विफल रही है, एकदम विफल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस स्वास्थ्य शिक्षा, और कुछ तो है नहीं। क्या वो बोल के गए थे कभी, हेल्दी बॉडी ना हेल्दी माइंड? ना हेल्दी बॉडी है ना हेल्दी माइंड है। एक चीज और आप भी उसी है पे ना, जोर नहीं दे रहे। हाँ, एक चीज और भी है ना, यही बच्चे तो आपका फ्यूचर बना रहे हैं, यही तो भारत को आगे ले जाएंगे, यही तो नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। आप ये भी तो सोचें कि अगर हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नहीं होगा तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा या होगी, फिर वो क्या लेंगे? सब्सिडीज। क्यों सब्सिडीज की आवश्यकता है? हम क्यों स्वावलंबी नहीं हो सकते? क्यों पैरों पे खड़े नहीं हो सकते? क्योंकि वैसे शिक्षा ही नहीं मिली ना। आपको समझा दिया गया आपको नौकरी करना है, जो आपका बॉस बोलेगा आप उसका पालन करोगे। ये वही ब्रिटिश क्लार्क वाला जो सिस्टम था, वही आजकल कंपनीज में भी चल रहा है, वो हो गया है। अरे आप खुद सोच के क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये कौन बताता है? कोई नहीं बताता। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरी जो शिक्षा है वो इस देश में भी हुई है और विदेश में भी हुई है। विदेश और इस देश की शिक्षा व्यवस्था में यही अंतर है। वहां पे आपको वो बोलते हैं ना, मछली पकड़ना सिखा दो तो सारी जिंदगी मछली पकड़ के खा सकता है। आप उसको एक दया में भीख में एक मछली दे दो तो फिर क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? तो हमारा शिक्षा व्यवस्था भी वैसे ही हो चुका है। जी।
थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।